हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट कराऊंगा आपको 2026-27 यानी आपको जो नया सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। चैप्टर का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की समझ, इसको हम समझने वाले हैं। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, एक एक चीज आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और ये जो आपकी नई एनसीईआरटी अभी आई नहीं है, फिलहाल आने वाली है, लेकिन जो आपको सिलेबस दिया है सीबीएसई ने, आपको उसी सिलेबस के हिसाब से मैं आपको कराऊंगा, हिंदी में कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो उस वीडियो को देखे, ठीक है। जो आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको ये वीडियो देखनी है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से, ठीक है। ये नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, वहां पे फॉलो कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप मुझको वहां पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। देखिए, हिंदी में आपको पहले से करा रहा हूं, हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आ चुका है, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में जल्दी से बताइए, नहीं देखा है तो जाके इन चैप्टर को भी देख सकते हो। और आप सभी का एक होमवर्क है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, आपको कमेंट में जाके अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगी आपको कमेंट में जाके अपना नाम लिखना है, ताकि मैं आप सभी को देख पाऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो रेगुलर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। क्लास 9th, इसके लिए आपको क्या करना है, ESP क्लास 9 ये सर्च करना है, टेलीग्राम पे ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि सामाजिक विज्ञान की परिभाषा बताइए, ठीक है, यानी कि डेफिनेशन क्या है आपकी सोशल साइंस की, ये आपको बताना है। तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सामाजिक विज्ञान जो होता है, इसमें हम मनुष्यों के बारे में, उन मानव का जो समाज है, समाज के बारे में, और समाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों के रहने, उनका काम करने और एक दूसरे के साथ जो उनके संबंध होते हैं, ठीक है, संबंध बनाने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, हम मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं उसको अध्ययन करते हैं, समाज में कैसे एक दूसरे के साथ वो जुड़े होते हैं, उनके कैसे संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ पे पढ़नी होती है, सोशल साइंस में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में, SST में, ठीक है। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में अगर समझें, सरल अर्थ में, तो सरल अर्थ में अगर हम समझें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, SST में लोगों के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी SST के अंतर्गत हम ये सारी चीजें जो हैं वो पढ़ते हैं। क्लास 8 में भी आपने ये सब पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। तो ये तो थी हमारी सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। फिर सामाजिक विज्ञान के मुख्य विषय, यानी जो हम SST पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप सभी को पता है। इसमें हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के बारे में, ठीक है। इतिहास में क्या पढ़ते हैं, जो अतीत में जो घटना हो चुकी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, रोमन साम्राज्य हो गया। यानी हम जो इतिहास में जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करते हैं हम, 1857 की क्रांति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो या फिर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो जो भी बीत चुकी है, अतीत हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है सेकंड भूगोल, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो होती है उसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और पृथ्वी की जो सतह है उसके बारे में पढ़ेंगे, भूमि के बारे में पढ़ेंगे, भूमि के प्रकार पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, और पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहाड़, नदी, मौसम, जलवायु, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, सब कुछ पढ़ते हैं हम भूगोल के अंतर्गत। फिर थर्ड हमारा जो इसमें सब्जेक्ट आता है वो आता है हमारा राजनीतिक विज्ञान। इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र, सिविक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार कैसे बनती है, सरकार की क्या शक्तियां होती हैं। फिर हम जनता के अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, कानून के बारे में पढ़ते हैं, लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, हमारे संविधान के बारे में पढ़ते हैं, चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट की और जो प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब हमारा राजनीतिक शास्त्र में आ जाता है। फिर आता है अपना अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना होता है, पैसे के बारे में पढ़ना होता है, व्यापार के बारे में पढ़ना होता है, उत्पादन के बारे में पढ़ना पड़ता है, जीडीपी पढ़ते हैं हम, रोजगार के बारे में पढ़ते हैं, उपभोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, आय के बारे में, नौकरी के बारे में, बाजार के बारे में, महंगाई के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में, बहुत सारी चीजें जो होती है हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट में समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जैसे कि आपको पता लग रहा है समाज के बारे में पढ़ा जाता है, तो समाज और समाज में जो मानव के संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मानव का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, इसमें परिवार के बारे में पढ़ा जाता है और संस्कृति के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एसएसटी होती है हमारी, सोशल साइंस होती है, उसको हम कई हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अपनी एसएसटी में, यानी कि सोशल साइंस में, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान का महत्व, यानी ये जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आखिर इसका क्या महत्व है। तो महत्व क्या है कि भाई देखो, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हमको समाज को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। यानी एसएसटी जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, वो समाज को समझने में मदद करता है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें आप डिटेल में समाज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। फिर हमें अच्छी नागरिकता सिखाता है, यानी समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें एक अच्छा सिटीजन यानी एक अच्छा नागरिक बनना है, ये चीज़ भी हमको सोशल साइंस से पता लगती है। दुनिया के बारे में ज्ञान बढ़ता है, आप दुनिया की भूगोल पढ़ोगे, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ोगे, वहाँ का कल्चर पढ़ोगे, वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे नदियों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती है। और सोचने और डिसीजन लेने यानी निर्णय लेने के कौशल को विकसित करता है, ठीक है। हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होती है जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। स्किल क्या डेवलपमेंट होती है कि हम सोच समझ सकते हैं किसी चीज के बारे में, डिसीजन ले सकते हैं, ये स्किल हमारे अंदर डेवलप हो जाती है अगर हमें सोशल साइंस का ज्ञान हो जाता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान के 4 प्रमुख स्तंभ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रमुख स्तंभ जिसमें हमारा सोशल साइंस टिका हुआ है वो क्या है, तो इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास है, जिसमें हम अतीत के बारे में यानी जो बीत गया है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे मान लो कोई क्रांति हुई है, कोई युद्ध हुआ है, ठीक है, कोई राजा बना है, किसी ने अपने पद से जो उसकी पोस्ट थी उससे अगर त्याग पत्र दिया है, कोई दूसरा आया है, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। राजा के बारे में, शासक के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, समय के साथ जो समाज में परिवर्तन आ रहा है वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इतिहास हमें अतीत के बारे में सीखने में मदद करता है। दूसरा है भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें हम हमारे चारों ओर जो फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसमें जो चीजें होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पहाड़, हमारी नदियां, जलवायु, वन यानी जंगल, देश और महाद्वीप, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भूगोल हमें अपने परिवेश यानी हमारे चारों ओर जो भी है उसकी जो परिवेश यानी चारों ओर जो हमारे प्रकृति है, नेचर है, उसको समझने में भूगोल हमारी मदद करता है। राजनीतिक विज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, सरकार और कानून और लोकतंत्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमें सरकार के बारे में जानकारी मिलती है, लोकतंत्र के बारे में पता लगता है, चुनाव की क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम कैसे आता है, चुनाव कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, ये सब पढ़ते हैं। अधिकार और कर्तव्यों को बारे में पढ़ते हैं, यानी मानव को क्या अधिकार देता है हमारा संविधान और हमारे क्या कर्तव्य है देश के प्रति, इसके बारे में पता लगता है, संविधान के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान हमें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण उससे पता लगते हैं, ठीक है। फिर है 4th नंबर पे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो धन यानी पैसा और दैनिक जरूरतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें कैसे पैसा कमाना है, पैसा बचाना, व्यवसाय करना, व्यापार करना, ठीक है, सामान और सेवाएं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग पैसे और संसाधनों का उपयोग कैसे करें। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उनको पैसे को खर्च करने के बारे में नहीं पता लगता है कि कैसे हमें पैसे को खर्च करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेविंग करनी चाहिए, कहाँ से हम पैसे को बढ़ा सकते हैं, ये सब हमें इकोनॉमिक्स से पता लगता है, ठीक है, अर्थशास्त्र से पता लगता है। तो ये एसएसटी के यानी सोशल साइंस के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अब सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी किन चीजों को हम पढ़ते हैं, उसका स्कोप क्या है। तो क्षेत्र का मतलब है सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र या विषय, यानी किन किन चीजों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं, इसमें हम व्यक्ति यानी लोगों के बारे में पढ़ते हैं,
ठीक है। हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं यानी जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी और पर्यावरण, हमारा जो फिजिकल पर्यावरण है, चारों तरफ आप देखते हो नदी, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सरकारों के बारे में पढ़ते हैं, धन और व्यापार, व्यवसाय, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का स्कोप है यानी क्षेत्र है। ठीक है, तो मुख्य विषय क्या आ जाएंगे इसमें, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा और इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, अभी हमने बताया था कि अतीत के बारे में यानी जो बीत गया उसके बारे में पढ़ते हैं। भूगोल में हम पृथ्वी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र में हम सरकार और अधिकार, कानून, लोकतंत्र, इसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम धन का, व्यापार का, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यही चीज आपके सिलेबस में है। अब सामाजिक विज्ञान के 4 स्तंभों के बीच में क्या संबंध है, 4 स्तंभ हमने पढ़े थे ना अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र पढ़ा। इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अतीत जो है यानी इतिहास जो है वो हमें अतीत में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में जानकारी देता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं हुई थी। ठीक है, फिर भूगोल को पढ़ते हैं तो उसमें हमें जलवायु, नदी, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है इसको समझते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान, यानी इसमें हम सरकार के बारे में, कानून के बारे में, नियम और उनका देश के संचालन में योगदान जो होता है उसको पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र हमको समझाता है कि लोग कैसे कमाते हैं, लोग कैसे अपने कमाई को यानी पैसे को खर्च करते हैं, लोग कैसे सेविंग यानी बचत करते हैं, पैसे का उपयोग कैसे लोग किया करते हैं, ये हमको इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट हमको क्या बताता है इसको हम 2 से 3 बार पहले ही पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा इनके संबंध को उदाहरण से समझिए, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है आपको ये समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे मान लो एक नदी जो है वो भूगोल का हिस्सा है। ठीक है, यानी नदी जो है, हम भूगोल में पढ़ते हैं नदियों के बारे में, वो भूगोल का हिस्सा है। लेकिन जब लोग नदियों के पास बसते हैं, यानी मान लो कोई नदी है उसके किनारे लोग बसना शुरू कर दें, वहां पे संस्कृति बने, इतिहास बने, तो फिर जब लोग बसना शुरू करते हैं, वहां पे रहते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, इतिहास बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे ज्योग्राफी का संबंध आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। फिर सरकार जो होती है वो नदी के पानी का उपयोग यानी नदी का जो पानी है उसका उपयोग कैसे करना है, ठीक है, उपयोग करने के लिए रूल बनाती है, यानी अब ये पॉलिटिकल साइंस का विषय हो गया, यानी कानून बना रही है सरकार। ठीक है, फिर लोग नदी के पानी का उपयोग जो है वो खेती के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, और यहाँ ये अर्थशास्त्र का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा कि भूगोल, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं आपस में होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसलिए सामाजिक विज्ञान के चारों विषय जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप लास्ट में ये बताओगे कि जो सामाजिक विज्ञान है, जो हमारा सोशल साइंस है, इसमें जो 4 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब सामाजिक विज्ञान एक भारतीय परिप्रेक्ष्य यानी इसको भारत की दृष्टि से देखो, भारत के नजरिए से आप सोशल साइंस को देखो। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में अगर हम देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समाज, संस्कृति, परंपराओं और जीवन को भारतीय दृष्टिकोण से समझना, यानी सामाजिक विज्ञान में हम भारत के समाज के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी परंपरा यानी ट्रेडिशन के बारे में, वहां पे लोगों का जीवन कैसा है उसको भारत के नजरिए से समझेंगे, यानी भारत के लोग उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, फिर भारत का एक समृद्ध इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, भारत का इतिहास इतना समृद्ध है, इतना बड़ा है कि उसको 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। आपका एक तो एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है जिसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, फिर मिडाइवल हिस्ट्री होता है जिसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। ठीक है, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है जिसको हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। यानी हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ा है, और विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म, परंपराएं आपको हमारे इतिहास में दिखेंगी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं भारत में बोली जाती है, लोगों का कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हमें भारतीय समाज और उसके जो मूल्य हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसको समझने में मदद करता है। ठीक है, बिल्कुल, आप जब सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें खासकर इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि असम में अलग त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, आप इधर अगर
राजस्थान की तरफ जाओगे तो आपको अलग त्योहार मिलेंगे। आप नीचे दक्षिण में केरल साइड देखोगे तो आपको लोगों का पहनावा, रहन सहन, ट्रेडिशन, फेस्टिवल सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। यानी बहुत ज्यादा विविधता है भारत में, ठीक है। ये सारी चीजें हमको सोशल साइंस पढ़ने के बाद पता लगती है। फिर इतिहास जो है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के भारत के बारे में बताता है, ठीक है। संस्कृति यानी हमारी जो परंपरा है, हमारी कला, हमारी विरासत, हमारे मॉन्यूमेंट्स, इसके बारे में पता लगती है हमें। फिर भाषाएं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत भाषाएं बोली जाती है। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे अलग भाषा मिलेगी, साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको वहाँ पे मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, और मराठी हो गई, ऐसी भाषाएं बोलते हैं लोग वहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, सभी धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। फिर मूल्य यानी एक दूसरे का सम्मान करना, सद्भाव के साथ रहना, भाईचारे के साथ रहना, एकजुटता के साथ रहना, ठीक है। ये हमें वैल्यूज भी पता लगती है हमारे एसएसटी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे भारत में, ठीक है, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, फेस्टिवल अलग है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अनेकता में एकता है, यानी हमारे यहाँ पे वैरायटी बहुत है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है, सब मिलजुल कर शांति से एक दूसरे के साथ एक ही देश में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय समाज, जो हमारा भारत का समाज है उसकी विशेषता को समझते हैं। तो देखिए, विशेषता की बात करें तो विविधता में एकता, यानी भारत में लोग जो हैं वो अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का पालन करते हैं और अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, अलग अलग वेशभूषा भी है, उनका पहनावा, रहन सहन भी अलग अलग है, फिर भी वो शांति से क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, ठीक है। फिर समृद्ध संस्कृति और परंपराएं, भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कला, संगीत, नृत्य, भोजन, परंपरा, इन सब चीजों के लिए भारत प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति जो है बहुत समृद्ध है, इसमें बहुत विविधता है, वैरायटी है। आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे लोगों का रहन सहन अलग है, बोलने की भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है। साउथ में जाओ देखो, वहां पे लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, खान पान अलग है, कपड़े अलग तरीके के पहनते हैं। तो ये विविधता भारत में बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है परिवार और बड़ों का सम्मान। ये मूल्य हैं जो हमें अपने संस्कृति से मिले, यानी भारतीय समाज में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है और बच्चों को बड़ों, ठीक है, बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है कि बच्चे बड़ों का कैसे सम्मान करें। लोकतंत्र, आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोग चुनाव करते हैं, वोट करते हैं, वोट के जरिए अपनी सरकार बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कृषि का भी बहुत महत्व है, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और भारत में लोगों की जो रोजी रोटी है, बहुत बड़ी जनसंख्या की रोजी रोटी जो है वो कृषि पे निर्भर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे समाज की विशेषता है, और ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस इन इंडिया। तो भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने में सोशल साइंस यानी एसएसटी जो है हमारी मदद करता है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की शिक्षा देता है हमको, हमें जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है सोशल साइंस। सोशल साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं, अधिकारों और कर्तव्यों का इनको समझने में हमारी मदद करता है, विविधता और परंपराओं की प्रति सम्मान पैदा करता है, ठीक है। विविधता हमारे देश में बहुत है, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं तो मेरा कल्चर अलग है, जो साउथ में रहते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यही हमको एसएसटी सिखाती है। फिर प्राचीन भारतीय ज्ञान, ठीक है। प्राचीन भारत में जो हमें इतिहास पढ़ते हैं तो हमें उससे कुछ ज्ञान की बातें मिलती है। जैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान में विचार, मूल्य, शिक्षाएं बहुत थी, ठीक है। जो प्राचीन भारतीय चिंतक जो थे, विद्वान जो थे, और जो प्राचीन भारत में लिखे गए ग्रंथ है उसके द्वारा हमको मिलती है, ठीक है। ये शिक्षाएं जो है लोगों को क्या कहती है कि हमें शांतिपूर्व तरीके से रहना चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं ये। तो हमारे प्राचीन ज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, प्राचीन विचारों को जो पढ़ते हैं, तो वहां से हमें वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ये विचार मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि पूरा संसार एक परिवार है, यानी ये जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये केवल आपको भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलेगा, दुनिया में किसी दूसरे, ठीक है, ग्रंथ में आपको ये नहीं मिलेगा। ये विचार सिखाता है कि सभी लोग समान हैं
और हमें प्रेम, शांति और सहयोग के साथ क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, ये विचार हमको क्या सिखाता है कि सभी लोग यहाँ पे समान हैं, प्रेम से रहना है, शांति से रहना है, सहयोग से रहना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, फिर भाईचारे को बढ़ावा देना है, घृणा और भेदभाव को कम करना है, उसको खत्म करना है, किसी से नफरत नहीं रखनी, दुनिया में शांति को प्रोत्साहित करना है, दयालुता होनी चाहिए, दयालुता का भाव होना चाहिए। ठीक है, दयालु बनना है हमको। फिर वसुधैव कुटुंबकम जो है, इसका मुख्य विचार क्या है कि सभी लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान। ठीक है, दुनिया में कोई कहीं भी रहता हो, मैं भारत में रहता हूं, आप भी भारत में रहते हो। ठीक है, अब सारी दुनिया भारत में थोड़ी रहती है, अमेरिका में भी लोग रहते हैं, आप ब्रिटेन में देखो वहां पे भी लोग रहते हैं, दुनिया भर में बहुत देश हैं वहां पे लोग रहते हैं। हमें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये हमको वसुधैव कुटुंबकम यानी भारत की प्राचीन विचारधारा बताती है। समाज में शांति और सद्भाव बना के रखना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा दंगा हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, विभिन्न देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में एकता स्थापित करनी चाहिए, मिलजुल कर विभिन्न देशों को रहना चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सोशल साइंस से पता लगता है, और प्राचीन भारतीय ज्ञान जो है वो सब हमको सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। आगे देखो, धर्म और न्याय। धर्म का मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी या कर्तव्य से है। ठीक है, तो धर्म का अर्थ है सही काम करना, यानी धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, सही काम करना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, सबका सम्मान करना, सबके साथ विनम्रता से बात करना, ईमानदारी के साथ रहना, हमेशा सत्य बोलना, करुणा यानी अपने मन में दया भाव रखना, सबका सम्मान करना। ठीक है, ये कर्तव्य हमको कौन सिखाता है, धर्म सिखाता है, यानी कर्तव्य सिखाते हैं। फिर धर्म के उदाहरण, सत्य बोलना चाहिए, माता पिता और टीचर्स इनका सम्मान करना चाहिए, दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ईमानदारी से जो नियम है रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ये है धर्म। न्याय का मतलब है, न्याय का अर्थ है इंसाफ या निष्पक्षता। न्याय सिखाता है कि सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके रंग रूप के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए सबके साथ। ठीक है, फिर न्याय के उदाहरण क्या है, सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हों तो वो न्याय कहलाएगा, गलत कार्यों के लिए अगर निष्पक्ष रूप से सजा मिले तो उसको न्याय कहा जाएगा, बिना भेदभाव के अगर न्याय मिलता है तो वो न्याय कहलाएगा। ठीक है, फिर धर्म और न्याय का क्या महत्व है, तो देखिए, एक शांतिपूर्वक समाज बनाने में धर्म और न्याय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने में धर्म और न्याय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी धर्म और न्याय जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है मार्गदर्शी मूल्य, यानी ऐसे मूल्य जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मार्गदर्शी मूल्य अच्छे सिद्धांत और विचार होते हैं जो हमारे व्यवहार और जीवन में किए जाने वाले कार्य को सही मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, मार्गदर्शी मूल्य क्या है, अच्छे सिद्धांत है जो हमारे विचार अच्छे करते हैं, हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये हमको ये मार्गदर्शी मूल्य बताते हैं। ठीक है, ये मूल्य लोगों को ईमानदारी से रहना, शांतिपूर्ण तरीके से जीना, सम्मान पूर्वक जीवन जीने में मदद करते हैं। तो अच्छे मार्गदर्शी मूल्य क्या है, ईमानदारी, दयालु होना, सम्मान करना, जिम्मेदारी निभाना, एक दूसरे का सहयोग करना, हमेशा सत्य बोलना, ये सब क्या है, अच्छे मूल्य हैं। ठीक है, हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं ये मूल्य। समाज में कैसे शांतिपूर्वक हम रह सकते हैं, शांतिपूर्वक समाज की स्थापना कैसे हो सकती है इसके बारे में बताते हैं, दूसरों के साथ हमें कैसे अपने संबंध अच्छे कर सके इसके बारे में बताते हैं, और सही और गलत का ज्ञान हमको कराते हैं। ठीक है, तो ये मार्गदर्शी मूल्य हैं। फिर विविधता, भारत में ना विविधता बहुत है, वैरायटी बहुत है, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ आपको इतनी विविधता दिखेगी खाने पीने में। आप गुजरात में जाओगे वहाँ का खाना अलग है, आप बिहार में जाओगे वहाँ पे खाना अलग मिलेगा, अलग तरीके की डिश पसंद करते हैं, जैसे बिहार में लिट्टी चोखा वगैरह करते हैं, गुजरात में जाओगे तो आपको वहाँ ढोकला वगैरह मिलेगा। ठीक है, आप साउथ में तमिलनाडु साइड चले जाओ वहाँ पे इडली बहुत पसंद करते हैं, आप उत्तर भारत में आ जाओ वहाँ पे कुछ अन्य भोजन को पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा भोजन हर जगह अलग है, वो ऐसे ही हमारी भाषा भी अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग भाषा है, हमारा पहनावा भी अलग है। आप साउथ के लोगों के पहनावे को देखो और नॉर्थ के लोगों को देखो, कितना अंतर है, संस्कृति, परंपराएं, ठीक है, धर्म, ये सारी चीजें आपको अलग दिखती है। तो परिभाषा इसकी कैसे बताओगे कि विविधता का अर्थ है समाज में लोगों के बीच में अंतर, यानी पूरे समाज में जाओ लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, भोजन अलग, सोचना अलग,
उनकी पसंद अलग, तो ये विविधता है हमारे समाज में, ठीक है। भारत में विविधता के उदाहरण तो हमारे यहाँ पे दिवाली भी मनाई जाती है जो हिंदुओं का त्योहार है, ईद मनाई जाती है जो मुस्लिम का त्योहार है, क्रिसमस मनाया जाता है जो कि क्रिश्चियन यानी ईसाई लोगों का त्योहार है, पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी और अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ पे बोली जाती है। अलग अलग प्रकार का भोजन हम खाते हैं, अलग अलग हमारा पहनावा होता है, ठीक है, हमारा रहन सहन अलग होता है। तो यही तो विविधता है। और विविधता का क्या महत्व है, ये समाज को समृद्ध और रंगीन बनाता है। अब मान लो पूरा भारत में एक ही भाषा बोली जाती, पूरे भारत के लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते, पूरे भारत के लोग एक ही तरह का भोजन खाते, तो विविधता नहीं रहती। लेकिन अब सबका पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, विचार अलग है, बोलचाल अलग है, भाषाएं अलग है, तो विविधता हो जाती है, ठीक है। यानी ये समृद्ध और रंगीन बनाता है समाज को, हमें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने में मदद करता है, दूसरों के प्रति हमारे मन में सम्मान को बढ़ावा देता है, ठीक है, और लोगों के बीच में एकता को बढ़ाता है। तो ये विविधता भारत में इस तरीके से काम करती है। समावेशिता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समावेशिता का मतलब है कि सभी लोगों को, ठीक है, एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सभी को बराबर अवसर मिलने चाहिए, सभी को महत्व दिया जाना चाहिए। किसी को भी उसके धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसकी जाति या उसके भाषा के आधार पे, किसी प्रकार की अक्षमता के आधार पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको उपेक्षित या दमित नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको समान मानना चाहिए। समावेशिता का महत्व क्या है, समाज में समानता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य होता है। भेदभाव को समाप्त किया जाता है, एकता और मित्रता को ये समावेशिता बढ़ाती है, हर व्यक्ति को सम्मानित महसूस कराती है, इसी को समावेशी कहा जाता है, ठीक है। यानी पूरे समाज में सब लोग एक साथ समावेशित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, भाईचारे से रहते हैं। बेशक से उनका धर्म अलग है, उनकी जाति अलग है, उनका रंग रूप अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी सब साथ मिलकर रहते हैं। यानी आओ साथ मिलकर सम्मान दें, आओ साथ मिलकर आगे बढ़ें, इसको समावेशित कहा जाता है, ठीक है। आपने स्कूलों में देखा होगा, आपके स्कूल में एग्जाम्पल है, जैसे स्कूल में जाओगे तो सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सबको एक ही शिक्षा मिलती है। फिर सभी धर्मों का सम्मान हमारे यहाँ पे किया जाता है, दिव्यांग लोगों की मदद की जाती है, सभी के साथ एक अच्छा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो इसी को हम समावेशिता कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सतत पोषणीयता, इसका क्या मतलब होता है। तो सतत पोषणीयता का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन जो है मिल सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो संसाधन है हमारे, चाहे जल हो, पेट्रोल हो या कोई भी संसाधन हो, उस संसाधन का हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो वो संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म हो जाए। आपको पता है ना, पेट्रोल जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में है, बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आने वाले कुछ साल बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी को थोड़ी मिलेगा। पानी जो है वो भी पीने योग्य पानी तो लिमिटेड है, अब वो पूरा खत्म कर दोगे तो आने वाली जनरेशन क्या पिएगी। तो ठीक है, तो यही हमको सोचना है, यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है सोच समझ के, ताकि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे या उनके बच्चे जो आएंगे उनको वो चीजें मिल सके, ठीक है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, संसाधनों को बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल भी संसाधन को बर्बाद नहीं करना है। इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व होता है ये पर्यावरण की रक्षा करता है। सतत पोषणीयता का मतलब क्या है, संसाधनों का सोच कर विचार कर इस्तेमाल करना, तो ये पर्यावरण की रक्षा करता है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है, प्रदूषण को कम भी करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाता है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचकर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। सतत पोषणीयता के उदाहरण, पानी और बिजली बचाना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ताकि आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, कचरे का पुनर्चक्रण यानी जो कूड़ा होता है उसको रिसाइकिल करना ताकि वो दोबारा से यूज किया जा सके, ठीक है, प्रदूषण को कम करना। तो ये सब क्या है, सतत पोषणीयता के उदाहरण है। यानी आज एक छोटा सा कदम उठाएंगे तो कल एक बेहतर दुनिया को हम बना पाएंगे, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी दुनिया हम बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समानता। समानता का मतलब है निष्पक्षता और लोगों को उनकी स्थिति के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार देना। यानी कहने का मतलब है, समानता का मतलब है लोगों के साथ निष्पक्ष होकर व्यवहार करना, किसी का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है, उनको समान अवसर देने हैं। यानी अगर सबको समान अवसर मिलेंगे तो वो समानता है। अब मान लो किसी व्यक्ति को तो तुम बहुत ज्यादा अवसर दे रहे हो लेकिन दूसरे व्यक्ति को अवसर नहीं दे रहे हो, उसको मौके ही नहीं मिल रहे, तो वो समानता है? नहीं, वो बिल्कुल समानता नहीं है। यानी सभी के लिए समान अवसर,
इसी को समानता कहा जाता है। अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दे दी जाए ताकि वो पढ़ाई कर पाएं आगे। दिव्यांग लोगों के लिए रैंप बनवा दें ताकि सीढ़ी पे तो नहीं चढ़ सकते दिव्यांग लोग, मान लो कोई व्हील चेयर में है, सीढ़ी पे तो नहीं चढ़ पाएगा, तो ऐसे रैंप बना दी जाती है जिससे कि वो रैंप पे चढ़ सके और आसानी से उतर सके। ठीक है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, ये समानता है। ठीक है, समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लो कोई दिव्यांग है, अब आप उसे बोलो कि नहीं सीढ़ी से ही उतर, सीढ़ी से ही उतरना है, सबके साथ समान होगा, तो क्या दिव्यांग उतर पाएगा? नहीं। अब कोई बुजुर्ग है, मान लो बहुत बूढ़ा है, 80 साल का व्यक्ति है, लाठी लेके चलता है, अब मान लो आप उसे बोलो कि 4 मंजिल पे हम भी चढ़ के जा रहे हैं, तू भी 4 मंजिल पे ही चढ़ के जा, अब वो बूढ़ा आदमी कैसे चढ़ पाएगा? सोचो। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार यहाँ पे नहीं होता। अगर किसी को विशेष आवश्यकता है तो उसके साथ विशेष व्यवहार करो, तभी समानता का महत्व बढ़ेगा। ठीक है, यानी समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कर दो बिल्कुल, बल्कि सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उनको, ठीक है, अवसर देने चाहिए। आपने देखा होगा हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो बुजुर्गों के लिए अलग लाइन होती है, ताकि वो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो आसानी से, वो चल नहीं सकते ज्यादा देर, खड़े नहीं हो सकते ज्यादा देर, बैठ नहीं सकते, उनको शारीरिक दिक्कत होती है, ताकि उनका इलाज जल्दी हो जाए, इसलिए उनके लिए अलग लाइन बनाई जाती है। सीनियर सिटीजन, उनके लिए मेट्रो में सीट भी रिजर्व होती है, उनके लिए ट्रेन में अलग से रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है, ताकि उनको बेहतरीन अवसर मिल सके। समानता का महत्व क्या है? ये असमानता को कम करेगी, जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाएगी, समर्थन करेगी, समाज को निष्पक्षता लाती है। ठीक है, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है, ये समानता होती है। अब लास्ट में ये सब कुछ खत्म हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा है, बस एक पढ़ेंगे फाइनल निष्कर्ष, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका समग्र निष्कर्ष पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान हमें लोगों के बारे में, हमारे समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, सरकार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और पर्यावरण के बारे में समझने में मदद करता है। क्या हम सही पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, यही चीजें तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें समाजशास्त्र को भी जोड़ दिया जाता है। और सामाजिक विज्ञान में भारतीय दृष्टिकोण, जैसे हमारे यहाँ पे एकता, सम्मान, शांति, सहयोग जैसे जो मूल्य हैं, ये हमारे प्राचीन समय से ही सिखाए जाते हैं, इसके बारे में हमको अध्ययन करना होता है। ठीक है, फिर विविधता को हम पढ़ते हैं, समावेशिता को पढ़ते हैं, स्थिरता को पढ़ते हैं, समानता को पढ़ते हैं, लोकतंत्र को पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को हम सोशल साइंस में मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर सामाजिक विज्ञान हमें जिम्मेदार नागरिक और अच्छे इंसान बनना सिखाता है। ठीक है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये इसके 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको जल्दी में करा दिया है, ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया है। ठीक है, और कम समय में ही करा दिया है वैसे तो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट में जाइए और अपना जरूर नाम लिखिए सभी बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दो, फीडबैक दो, आपको कैसा लगा। फिर आगे की यूनिट जो है, आगे के चैप्टर जो है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपके हिंदी के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो भी मैं जल्दी ला दूंगा। आई होप आप सबने वो चैप्टर जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी हम कराते हैं एसएसटी, हिंदी में भी कराते हैं, तो दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो तो उसको भी आप हमारा चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट बता सकते हैं, और जो हिंदी में पढ़ता है उसके लिए तो मैं हूँ ही, हिंदी में आपको करा ही दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।